आपके साथ प्राची पाराशर। कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। कुरुक्षेत्र की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। खेल हो या जंग का मैदान, अगर जीत मिलती है तो तारीफ क्या सिर्फ जवान और खिलाड़ियों की ही होती है? उस कप्तान की नहीं जिसके हाथ में टीम की कमान थी, उस प्रधानमंत्री की नहीं जिसके ठोस इरादे उसकी सेना के लिए मिसाल बने। तवांग में यही हुआ। भारतीय जवानों ने अपने जोश, जज्बे और हौसले से कम संख्या होने के बावजूद चीनी सैनिकों को उनके इलाके में धकेल दिया। लेकिन देश में अलग ही सियासत हो रही है। सरकार को नीचा दिखाने की बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि तवांग में चीन की सेना जो पीछे भागी है, उसमें सरकार की क्या भूमिका है, वो तो हमारे वीर जवानों ने किया है। विपक्ष यहां तक कह रहा है कि सरकार आज इतनी कमजोर हो चुकी है कि चीन के सैनिक जब चाहते हैं पिकनिक मनाने की तरह एलएसी पार कर जाते हैं, जबकि हकीकत पूरी दुनिया को पता है, चीन भी जानता है। अब भारत 1962 वाला नहीं है। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। लेकिन विपक्ष तवांग जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सरकार के साथ नहीं है। चीन की जगह अपनी ही सरकार पर हमले कर रहा है। मोदी सरकार कमजोर दिखे, इसके लिए कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं। इन बयानों को सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी सियासत किस तरह से चमकाई जा रही है। ये सरकार डरी हुई है, वो अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? चीन जब चाहता है चहलकदमी करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इधर ऐसे आ जाता है जैसे कहीं शॉपिंग करने जा रहा हो। सेना का अपमान करते हो आप चीन के सामने, क्यों देश की सीमाओं के साथ आप खिलवाड़ करते हो चीन के सामने? ये सवाल हम पूछेंगे और बार बार पूछेंगे। तो देखिए, रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सभी तवांग पर देश को जानकारी दे चुके हैं। तवांगी नहीं, पूरे एलएसी से एलओसी तक जो सैनिक तैनात हैं उनको ऊपर से क्लियर ऑर्डर है, एक के बदले 10 मारो। हमारी फौज अगर आज मुंहतोड़ जवाब दे रही है तो उसका क्रेडिट क्या सरकार को दिया जाना चाहिए या नहीं? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। वीडियो को भी मोदी सरकार पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सेना की तारीफ की जा रही है, जवानों के जज्बे को सलाम किया जा रहा है और किया जाना भी चाहिए। लेकिन जो नेतृत्व उनके अंदर यह साहस दे रहा है, जो जोश भर रहा है, उसकी लानत मलानत की जा रही है। सियासत क्यों हो रही है इस देश में? कुरुक्षेत्र में इसी बड़े अहम सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे, बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, और इसके अलावा सैयद आसिम वकार एआईएमआईएम से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत कांग्रेस का पक्ष जानते हुए अजय जी आपसे करना चाहूंगी। ऐसे वक्त में जब इस देश में तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए, इस देश की सरकार के साथ होना चाहिए, ये देश की सियासत इतनी गर्माहट महसूस क्यों कर रही है? आपको नहीं लगता कि 1-2 दिन आपको रुक जाना चाहिए, उसके बाद आप सरकार से सवाल पूछिए? ये आपका हक है, विपक्ष का हक है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन ऐसे मसले पर जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। प्राची जी, पहले तो देश के उन नौजवानों को सलाम जिन्होंने चाइनीज एग्रेशन का मुंहतोड़ जवाब दिया। बेशक वो जख्मी हो गए हैं, ईश्वर से प्रार्थना है, कामना है कि शीघ्र वो स्वस्थ हों और फिर भारत मां की भूमि की रक्षा के लिए अपने उसी अंदाज में फिर उनके समक्ष खड़ा हो। ये है भारत की सेना की शक्ति, भारत की सेना की का शौर्य और भारत की सेना का कहीं ना कहीं एक मजबूती। और उस मजबूती के लिए मुझे लगता है कोई भी प्रश्न कर ही नहीं सकता, ना कभी किया है ना आगे कोई करेगा, और जो भी करेगा वो देश का राष्ट्रद्रोही होगा, मैं ये मानता हूं। जहां तक बात प्रश्न है कि ये लगातार ये नियमित रूप से अग्रेशन हो रहा है चाइना का, और ये अग्रेशन आज नहीं है। जब अप्रैल 2002 में हुआ, 20 में हुआ था, तो भी आपने देखा था कैसे प्रधानमंत्री जी ने उनको क्लीन चिट दे दी थी कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई आया हुआ है। कविता पाठ उन्होंने कर दी और मौका मिलते ही हाथ मिलाने में के लिए वो उछल करके उनसे मिलने चले गए बाली में, सबने देखा। मैं कहता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी क्यों दिख रही है सरकार में? हम तो चाहते हैं कि इन समग्रता में इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो। रणनीतिक मुद्दों पर सेना को जो करना है वो कर रही है, ईमानदारी से कर रही है, और उसके साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन सेना के पीछे छुपकर इन सवालों का जवाब कि व्यापार क्यों इतना बढ़ रहा है, 40% एक साल में व्यापार बढ़ जाता है। आप जब जनता आपसे डिमांड करती है एग्रेशन के अगेंस्ट में कि आप चाइना के साथ कुछ कीजिए, तो 2-4 ऐप आप बंद कर देते हैं। ऐप बंद कर देने से क्या चाइना की व्यापार जो असंतुलन भारत का है वो पूरा हो जाएगा? एक तरफ तो आप
दावा करते हैं, बड़े बड़े लंबे भाषण होता है, विज्ञापन होता है कि हम जो है आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, और इधर चाइना के निर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं व्यापार के घाटे के साथ। दूसरी तरफ वो हमारे सेना को कहीं ना कहीं वो बार बार झड़प का प्रयास कर रहा है। मैं कहता हूं कि ये कौन सा संबंध है? अजय जी, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है और ये चिंता आज हर एक भारतीय को है। प्रेम शुक्ला जी से तमाम सवालों पर जवाब देंगे, लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा अजय जी। ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या इतिहास में हुई गलतियों का नतीजा नहीं है? एलएसी पर क्लियर कोई नीति ना बनाना, क्या ये पिछली सरकार की देन नहीं है? देखिए प्राची जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। जब भी आज के संदर्भ में हम गलवान से लेकर तवांग तक जब बात करते हैं तो भाजपा के लोग यही बार बार उत्तर देते हैं कि भाई इतिहास और भूगोल की बात करते हैं। भाई इतिहास में जो गलती है उसका खमियाजा हमने भुगता। आज आपकी सरकार है, वाजपेयी जी को के लिए आज की सरकार को हम दोषी नहीं डालेंगे ना। नेहरू जी के पीछे छुप करके हम आज की समस्याओं के लिए हम चर्चा नहीं होने दे, ये नहीं होगा ना। नेहरू जी के समय भी जब युद्ध हो रहा था, चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट में। हम सामरिक मुद्दों पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करेंगे। अपने जो देश का सबसे बड़ा मंदिर है तो अमेरिका के पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे। इन मुद्दों पर क्यों नहीं बार बार हिमाकत करने की कोशिश करता है? प्रेम शुक्ला जी, जो बात अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं कि ये तो देश के वीर जवान हैं, उनके शौर्य का परिचय वो हमेशा देते हैं। जब जब कोई दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखता है तो वो उतनी ही शौर्यता, उतनी वीरता के साथ जवाब देते हैं। इसमें बार बार ये कह देना कि 1962 का ये भारत नहीं है, ये तो अब मोदी का भारत है, ये आप बार बार क्यों करते हैं? आपको क्यों 1962 की याद बार बार आ जाती है? देखिए, उसका कारण है 1962 से लेकर 2014 तक एक नीति रही है, और उस नीति में चीन हमको आंखें दिखाता था, और जो कांग्रेस सरकारें हुआ करती थी उन आंखों को देखकर जो है दब जाया करती थी। 1967 में नाथुला के दर्रे पे सगत सिंह जी ने एक जोरदार हमला किया और उसका सगत सिंह का ट्रांसफर कर दिया इंदिरा गांधी की सरकार ने। 300 चीनियों को मार गिराकर नाथुला के दर्रे पर कब्जा करने वाले सगत सिंह को इंदिरा गांधी की सरकार ने दंडित किया था। ये सत्य है कि नहीं है? और अभी 2008 की बात जो है चुमूर सेक्टर में 250 किलोमीटर चीन अंदर चला आया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके बाद हु जिनताओ जो चीन के राष्ट्रपति थे वो भारत आए, तो उनके लिए जो है रेड कारपेट बिछाकर एयरपोर्ट पे शिष्टाचार का जो है भंग करते हुए उनको निमंत्रित करने चले गए। जोरावर किले पर जो है चीन ने कब्जा कर लिया, और वहां पर चीन ने अपना जो है पॉइंट बना दिया सैनिक। और उस पर एक बार भी मुझे बताइए ना अजय जी, आपने कभी पार्लियामेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चुमूर सेक्टर में 250 किलोमीटर वो 2008 तक अंदर चले आए, इस बारे में क्या बयान दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को? जरा बता दीजिए, और क्यों नहीं बयान दिया? अब जो है अगर वो गलवान में आते हैं तो हमारे बलवान उनको मार गिराते हैं। अब अगर वो जो है डेस्पांग में चढ़ते हैं तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होती है। अब जो है अगर उन्हें तवांग में आने की हिमाकत की तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में भारतीय सेना ने कोई संकोच नहीं किया। आपके ही प्रतिरक्षा मंत्री आदरणीय ए के एंटनी जी थे, और ए के एंटनी जी ने इसी संसद में खड़े होकर कहा कि सबसे बेस्ट हमारी डिफेंस पॉलिसी ये होगी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर एरिया में ना करें। और आपको पता है 2008 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो कह रहे हैं ना कि इतिहास में अगर गलती हो गई तो उन गलतियों को लेकर हम कार्रवाई नहीं रहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आप बार बार कह रहे हैं कि ये 1962 का चीन नहीं है, सेना मुंहतोड़ जवाब देती है। आप मुझे बताइए, ऐसी नौबत आती क्यों है कि चीन बार बार हिमाकत कर देता है? जी, परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है चीन का? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए 1962 में हम लगातार, हमारा जबकि एयरफोर्स हमारी बहुत बेहतरीन स्थिति में थी, चूंकि तत्कालीन सरकार की अनीतियों के कारण हम चीन से पराजित हुए और पराजय का दुख हमको झेलना पड़ा। 1987 में चीन हमारे यहां घुस आया और हम कुछ राजीव गांधी बीजिंग जाके समझौता करके चले आए। 2008 का मैंने बताया। अब पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, अब चीन हमारी तरफ बढ़ता है, हम उसको जो है आंखें दिखाते हैं, भिड़ जाते हैं, हमारे सैनिक हमला कर देते हैं और उनको पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो परिवर्तन आया है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें 2008 से लेकर 2013 के बीच में 600 बार, एक दो बार नहीं, 600 बार चीनी सेना ने जो है भारतीय इलाके में उन्होंने ट्रेस पासिंग की,
और उसकी एक बार भी कहीं जिक्र किया हो कांग्रेस के लोगों ने? नहीं प्रेम शुक्ला जी, इस बात का जवाब नहीं आया कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? 600 बार की हो, 800 बार की हो, एक बार की हो, 2 बार की हो, है हमको अपने अपनी चीजों को मजबूत करना। मामला है, बात चाहे 600 बार हुआ हो चाहे एक बार हुआ हो, मजबूत करें। नहीं सर, तो चीन को भी तो रोकना होगा ना। चीन की जो हिमाकत है, इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उसका परमानेंट सॉल्यूशन हमको मजबूत करना, और वो मजबूत कर रहे हैं। जो आप बॉर्डर एरिया में जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप कर रहे थे, चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज हो रहा था। चीन बॉर्डर तक जो है सड़कें बना रहा था कि बीजिंग से लेकर वो तवांग तक सीधे चले आइए, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर था। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये था कि हमारे लोग खच्चर पर जाएं, पैदल जाएं, अस्त्र शस्त्र लेकर ना पहुंच पाए, हम सड़कें ना बनाएं, ब्रिज ना बनाएं, टनल ना बनाएं। जो आप बातें कर रहे हैं, ये बातें उस वक्त की हैं जब चीन हमारी तरफ बढ़ेगा तो हम कितने तैयार हैं, लेकिन चीन बढ़े ही ना, इसके लिए क्या करना चाहिए? सर, मैं इसका जवाब आपसे लेना चाह रही थी। खैर, बाकी मेहमान है, पहले चर्चा में उनको ले आऊं। आप मेरे साथ बने रहेंगे, आपसे मैं इस बात पर चर्चा करूंगी। हम वही तो बता रहे हैं, जब हम मजबूत हो जाएंगे तो नहीं बढ़ेंगे वो। तो अब क्या मजबूत नहीं है प्रेम शुक्ला जी जो अब बढ़ रहे हैं? मजबूत होना हमने प्रारंभ किया, नहीं थे मजबूत, है फैक्ट है ना। 600 बार हमारे यहाँ घुसे, हम क्यों नहीं? 8 साल अब आपकी सरकार हो गई, अब छोड़ दीजिए सर कांग्रेस को पकड़ पकड़ के। कांग्रेस के आड़ में अब अपनी बातों को छुपाना बंद कर दीजिए प्रेम शुक्ला जी। मैं आऊंगी आपके पास। आसिम वकार जी, सवाल इस बात को लेकर बताइए ना। प्राची जी आप बताइए, क्या छिपाया मैंने? प्राची जी मैं पूछ रहा हूँ, क्या छिपाया मैंने? ये छिपाया सर, मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे बार बार ये पूछ रही हूँ कि चीन को रोकने के लिए आपने क्या डिप्लोमेटिक तौर पर आपने क्या कदम उठाए? आप चीन को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? वो क्यों बार बार हिमाकत करता है? आज चीन के साथ, अब बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी सुन लीजिएगा। आप मुझे बताइए, आज चीन के साथ उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के अलावा कौन है? भारत के साथ पूरा यूरोप खड़ा है, भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, भारत के साथ G20 खड़ा है, अधिकांश देश खड़े हैं। चीन के साथ कौन खड़ा है? तो डिप्लोमेटिकली उसको हमने घेरा कि नहीं घेरा? ठीक, हमने उसको डिप्लोमेटिकली भी घेरा है, स्ट्रेटेजिकली भी घेरा है। और उसमें छिपा क्या रहे भी मुझे बता दीजिए। चलिए, मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी है, रिटायर्ड मेजर जनरल एस मेस्टन। प्रेम शुक्ला जी, मैं उनके पास अब जाऊंगी। मेजर जनरल मेस्टन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, LAC पर कोई स्थायी सोल्यूशन ना निकलना या उसको रिज्यूल ना करना, क्या ये उसकी वजह है जो बार बार चाइना हिमाकत करता है? हालांकि अब हमारी सेना बहुत सक्षम है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। हमने देखा वो वीडियो जब सेना ने चीनियों को खदेड़ा है और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? प्राची, 2 सवाल और 2 जवाब। पहली बात तो फौज के बारे में हर बार बात होती है कि फौज अब सक्षम हुई है, पहले कुछ थी। देखिए, मैं 1981 में कमीशन हुआ था और 78 में इंडिया ज्वाइन किया था, और जितनी मेरी सर्विस है, मैं नथुला में ब्रिगेड भी कमांड की है और इस चीनी बॉर्डर में तकरीबन 6 बार तैनात भी रहा हूं, और मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में था, जो एज अ ब्रिगेडियर पूरा चीन मेरी जिम्मेदारी थी। मैं बोलना चाहूंगा कि भारतीय सेना, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारा रंग वही रहता है, हमारी यूनिफॉर्म वही रहती है, हमारा खून वही रहता है। हमारा खून है सिर्फ देश के लिए, तो उसमें कोई डाउट कभी नहीं होगा। 62 एक हिस्ट्री थी, उसके ऊपर अब चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय भी हम एक आजाद देश हुए थे और हमारी हालात मिलिट्री पॉलिटिकली खराब थी। वो हकीकत है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, और इसीलिए अक्साई चिन्ह आधे से ज्यादा आज चाइना के पास है। लेकिन उसके बाद 67 की भी बातचीत हुई है। देखिए, 67 में मैं जिस ब्रिगेड में कमांड किया था, नथुला पे ये हादसा हुआ था, और इंडियन आर्मी उस समय बार्ड वायर लगा रही थी, और चाइनीज ट्रुप्स ने विदाउट वार्निंग हमारे पे फायर किया था। हमारे 67 जवान मतलब घायल हो गए थे, घायल मतलब मर गए थे, वीरगति प्राप्त हुए थे। और उसके बाद जनरल सगत सिंह साहब ने आर्टिलरी फायर डाला है, जिसमें तकरीबन 300 सैनिक मरे हैं, तो वो हमने काउंटर फायर किया था। तो सेना ने अपना जो काम किया है, उसके बाद समदोरुंग चू हुआ 1986 में, चूमर की भी बात हुई है, और अभी भी बात होती है पेंगोंगसू वगैरह में कि भारतीय सेना से कहीं चीन घुस के आ गई। तो मैं अथॉरिटी के साथ बोल सकता हूँ, चीनी सेना, पहली बात, भारतीय सेना जहां पर भी डिप्लॉयड है वो तब भी थी और आज भी है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे LAC है, ये मैकमोहन लाइन, यहाँ मेरी खुद मैं ब्रिगेड कमांडर था, और पूरा ईस्टर्न जो अरुणाचल प्रदेश है, वो हम वाटरशेड पे बैठे हुए हैं, और ये कई सालों से, आज से 20-25 साल पहले से वो सेना वहां बैठी हुई है, बंकरों में बैठी हुई है। जाते थे, कई रास्ते अच्छे थे, जैसे नथुला में 2 एक्सेस है,
मैं 2009 में ब्रिगेड कमांडर था। वो उससे पहले एक एक्सेस का नाम है जवाहरलाल नेहरू मार्ग एक्सेस और दूसरा है जुलुक एक्सेस। ये दोनों वहां पर ब्लैक टॉप रोड थे। हाँ, जवाहरलाल नेहरू मार्ग को अब हम वाइडन कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है, गवर्नमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट से सिर्फ भारतीय सेना को एक फर्क पड़ता है कि जो हम प्रपोजल्स देते हैं, गवर्नमेंट का काम होता है उसको स्टडी करके अप्रूव करना। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि 2014 से बाद में यह हकीकत है जो मैं बोल रहा हूँ कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को काम करने में आसानी हुई है। उसके कारण है कि पहली बार डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स हुए हैं। तो जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि कमांडेंट लेवल तक अभी उसके पास फाइनेंशियल पावर्स हैं, तो डिसीजन मेकिंग इजी हो गई है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और ये एनवायरमेंट से क्लियरेंसेस लेते थे वो इजी हो गई। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये कई सालों मेजर से जनरल मिस्टन, आप ये कह रहे हैं कि देखिए अब स्थिति जो है पहले से बेहतर हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन सरकारें बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सेना पर। सेना उतने ही जज्बे के साथ दुश्मन के सामने रहती है और उतने ही जज्बे के साथ दुश्मन को फेस करती है। अब आसिम वकार साहब, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस देश में सियासत क्यों हो रही है जब देश हित का मामला है, जब देश सुरक्षा का मामला है, ऐसे वक्त में जब चीन को हमें आंखें दिखानी है, हम सरकार को ही घेरने में लगे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आवाज सर आपकी नहीं आ रही है। आसिम जी, आपने शायद म्यूट कर लिया है, प्लीज इसको अनम्यूट कर लीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास जैसे ही ये समस्या दुरुस्त होगी। आसिम वकार जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, एक छोटा सा रिएक्शन इतने में कांग्रेस का ले लेती हूं। अजय उपाध्याय जी, बार बार प्रेम शुक्ला जी अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने तो बहुत कुछ डेवलपमेंट कर दिया। हमारी 8 साल से अगर सरकार है तो 8 सालों में हमने वो कर दिया जो बीते कई दशकों से नहीं हुआ था, और इसीलिए चीन बौखला जाता है। ने प्राची जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है और उन्होंने भी जवाब बहुत अच्छा दिया। व्यापार में तो वाकई कई गुना बढ़ा दिया है। व्यापार प्रतिकूल हो गया, ट्रेड डिफिसिट हो गया है। चाइना जो है 40% इस साल, इतने जख्मी होने के बाद, हमारे शहीद हो गए सैनिक, उसके बाद भी जो है व्यापार लगातार बढ़ रहा है। आप ही लोगों का रिपोर्ट आया है कि लगभग 3560 जो है कंपनियों में चीनी डायरेक्टर यहां हो गए हैं। और प्रधानमंत्री जी के मुंह से आजकल एक और बात है कि उनको चीनी शब्द नहीं आता, वो तो अब चीनी भी नहीं कहते, चीन तो छोड़ दीजिए। तो ये सब डेवलपमेंट है। हम लोग सिर्फ 2 बातें करना चाह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, इस पर हम रणनीतिक चीजें जो सेना की है नहीं चर्चा करें, लेकिन कम से कम जो बाकी चीजें हैं कि जियो पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, रक्षा मंत्री ने जो व्यापार का क्या मुद्दे हैं, चर्चा क्या होनी चाहिए, क्या आपको उस पर विश्वास नहीं है? रक्षा मंत्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट है दोनों सदनों में, उस पर विश्वास नहीं है? देखिए, रक्षा मंत्री से पहले तो गृह मंत्री बोल जाते हैं। अब गृह मंत्री का बात सच है कि रक्षा मंत्री का बात सच है, पहली बात। दूसरी बात, उससे पहले भी रक्षा मंत्रालय ने अपने जब 2020 का जून का जब वो घटना हुआ था तो उसमें भी रक्षा मंत्रालय ने अपने साइट तक पर कुछ चीजें अपलोड की थी और प्रधानमंत्री उसका खंडन कर दिए। तो रक्षा मंत्री ठीक बोला कि प्रधानमंत्री कार्यालय ठीक बोला, कौन बोल रहा है ठीक यही स्पष्ट नहीं। इसी बात को लेकर तो सवाल है जो उपाध्याय जी कि जब रक्षा मंत्री ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके बाद भी विपक्ष को यकीन नहीं हो रहा है, तो फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये सियासत चमकाने का अभी फिलहाल मौका नहीं है। प्राची जी, ये सियासत का मुद्दा नहीं है, देश के सुरक्षा का मुद्दा, किसी के लिए सियासत का मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमारे सैनिक जो है जख्मी हो रहे हैं, भारत मां के लाल शहीद हुए हैं 2020 में, उसके बाद क्लीन चिट प्रधानमंत्री जी देते हैं, मौका मिलते हाथ मिलाने के लिए खाने के टेबल से उठ के चले जाते हैं, लाल दिखाने की बात करते थे, लाल टी शर्ट पहन के चले गए। यही प्रश्न है देश की जनता जानना चाहती है। दिन भर से हम विपक्ष के बयानों में ये सुन रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। वकार साहब, आपकी बात रह गई थी, तकनीकी खामी थी, बात को कंप्लीट करिए। ये सियासत क्यों इस देश में? नहीं मैडम, कोई सियासत नहीं कर रहा है। विपक्ष पूरा का पूरा चीन के खिलाफ है, चाइना के खिलाफ है। देखिए, अभी जब आप शुरुआत आपने की थी तो आप ही बोल रही थी और बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि वो 62 में ये हुआ और 65 में ये हुआ और 60 में ये हुआ। देखिए, जब आप जिस वक्त का हवाला दे रहे हैं उस वक्त ना भारत के पास
राफेल था, ना बोफोर्स थी, ना इतनी हमारी सेना उस वक्त मजबूत थी। हम नए नए देश, हमारा आज़ाद हुआ था, बहुत सी समस्याएं थी। तो उस वक्त की स्थिति दूसरी थी, आज की स्थिति दूसरी है। आज हमारी सेना माशाल्लाह से दुनिया की नंबर 1 सेना है। हमारे सैनिकों में जो जज्बा और जोश देश की हिफाजत का है वो दुनिया में कहीं नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी ने यही तो कहा था कि जो गलतियां पिछली हुई वो नहीं करेंगे। आप इस बात पे नहीं आए थे कि आप जो पिछले सरकारें करके गई हैं हम वैसे ही रहेंगे। आपने देश से वादा किया था कि जो पहले हुआ है वो हो गया है, अब नहीं होगा। देखिए, चीन से व्यापार बढ़ रहा है, चीन हमारा ही पैसा ले रहा है, हमारा ही पैसा कमा रहा है और हमारे ही पैसे के इस्तेमाल हमारे ऊपर कर रहा है। उसकी सेनाएं 15-15 हजार, 16-16 हजार फीट ऊपर आकर हमारे सैनिकों पे हमला कर रही हैं। ये तो कहिए कि हमारे सैनिक इतने शानदार और इतने जानदार सैनिक हमारे हैं कि उन्होंने तवांग बचाया। चाइना तो तवांग पे कब्जा कर रहा था। अभी प्रवक्ता जी बोल रहे थे बीजेपी के, सरकार आप जो यहां बोल रहे हैं वही विपक्ष कह रहा है, वही बात आप लोकसभा में बोल दीजिए। आप बयान मत जारी कीजिए, आप लोकसभा में एक बहस कीजिए, उसमें बताइए। प्रधानमंत्री जी बोले, रक्षा मंत्री जी बोले कि डेमचौक और डेपसोंग में आप ये बताइए कि चीन कब्जा नहीं किए हुए। यहां बोलने से फायदा नहीं है। देश की लोकसभा इसीलिए है। विपक्ष ये चाहता है कि आप लोकसभा में स्थिति साफ करें। नहीं, लेकिन वकार पूरा साहब विपक्ष जब आपके साथ खड़ा वो है, तवांग पर बोल रहे पूरा हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि और ये चीन को नई मुंह तोड़ ताजा जवाब घटना दीजिए। पर बोल रहे हैं, तो उस पर आप विपक्ष देने में यकीन तैयार भी तो नहीं नहीं जवाब। कर रहा है। वकार साहब, उस पर विपक्ष यकीन भी तो नहीं कर रहा है। और ग्लोबल टाइम्स तो ये कह रहा है कि चीनी सैनिक तो घुसे ही नहीं, आए नहीं इधर, मैडम, भारतीय सेना उधर गई थी। मैडम यही बात, नहीं, आपकी बात सही है। यही बात प्रधानमंत्री जी ने गलवान में कही थी कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है, कोई नहीं आया है। तो क्या मोदी जी उस पर कायम रहेंगे? अब आप ही बताइए, कैसे यकीन कर लें? यही बात आप इसी तरह की बात गलत बयानी पहले कर चुके हैं। हमारे नेता जनाब ओवैसी साहब ने बहुत सीधी सी बात कही है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप सारे सांसदों को इकट्ठा कीजिए, आप लेके जाइए गलवान, उनको लेके जाइए वहां। ठीक, चलिए इस सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला जी दीजिए। तमाम भाई वो तो जवाब चाहता है, विपक्ष जवाब चाहता है, और ये विपक्ष का हक है। जब देश की बात चल रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये सुनिश्चित कराएं कि विपक्षी के सवालों का जवाब विपक्ष को मिल गया है, सेना पर सवाल नहीं है। जी नहीं, उसका जवाब मिल गया। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि तवांग में उन्होंने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की थी। हमारे सैनिकों ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको पीछे हटना पड़ा। गलवान के बारे में भी स्पष्टता से बताया गया, पूरे देश को बताया गया कि पेट्रोलिंग पॉइंट पर उन्होंने स्थिति बदलने की कोशिश की थी, उनको पीछे हटना पड़ा। और कहीं पर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 1 इंच भी संप्रभु भारत की भूमि पर चीन कब्जा करने में कामयाब नहीं हुआ है। ये वस्तु स्थिति है। उसके बाद, और ये जब हम बताते हैं कि भाई हम क्यों पुरानी चीजें बताते हैं, और पुरानी हम 1962 की बात नहीं कर रहे, छोड़ दीजिए आप। और 1962 में जो आप कह रहे हैं कि चीन बहुत मजबूत था, हम कमजोर थे, ऐसा नहीं था। चीन के पास ठीक ठाक एयरफोर्स भी नहीं थी, और चीन हमसे 2 साल बाद 1949 में आजाद हुआ है, हम 47 में हुए हैं, और हमारे पास एक अच्छी एयरफोर्स उस जमाने में भी हुआ करती थी। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, और राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हमको पराजित होना पड़ा था। 2008 जो है ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी पिछला कार्यकाल ही है। अगर चुमूर सेक्टर में वो 250 किलोमीटर चले आए, जोरावर किले पर अगर उन्होंने कब्जा कर लिया, तो ये जो है आपकी जो नीतियां थी वो गलत थी। अब वो 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेटर किया है। हम अपनी सेना को जो है सशक्त करने की जितनी भी प्रक्रिया है उसको पूरी कर रहे हैं। सेना के जज्बे में न 1962 में कमी थी, न 2008 में कमी थी, न 2022 में कमी है। लेकिन सेना के पीछे जिस शक्ति के साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए, सरकार कैसे खड़ी होगी कि बजट प्रोवाइड करे। जैसे अभी आदरणीय यहां जो रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, उन्होंने स्पष्टता से बताया कि 2014 के बाद कमांडर लेवल पे जो डिवोल्यूशन हुआ है, उनको जो फाइनेंशियल
पावर्स मिले हैं, जो निर्णय करने की क्षमता मिली है, उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने की उनकी स्थिति हुई है। लेकिन मेजर जनरल मैस्टन ये भी बता रहे हैं कि सरकार बदलने से सेना पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेम शुक्ला जी वो ये भी बता रहे हैं, उन्होंने 1962 सेना के जज्बे पर फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मैं उसको स्वीकार रहा हूँ, यही मैं उसको मत कह रहा हूँ। सेना के जज्बे पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सेना को इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं देंगे, सड़कें ही नहीं देंगे, तो सेना तो उड़कर नहीं चली जाएगी ना, शारीरिक उड़ने की क्षमता नहीं है। उसको सड़कें देनी पड़ेगी, उसको गोला बारूद देना पड़ेगा, उसको लड़ने के लिए जो है जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर देना। 1962 में क्या कमी थी भाई? उनके पास कपड़े तक नहीं थे, जूते तक नहीं थे, इसलिए हमको पीछे हटना पड़ा। आज हम जो है आदरणीय प्रधानमंत्री अपनी दिवाली अगर सीमा पर जाकर सेना के जवानों के साथ बिताते हैं, कंपैरिजन तो इससे जज्बा बढ़ता है कि में घटता करेंगे है। तो आप पर भी सवाल खड़े होंगे बार-बार। करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने कमियां की थी। नहीं सर, कमियां मैं थी, 2008 भी बता रहा हूं आपको, उनमें कमियां थी, तो तभी 2008 भी बता रहा हूं, और अब आज भी बता रहा हूं। आपका भी शासनकाल हो गया है, आज मैं पूछ रहा हूं, आपकी है सर, कांग्रेस की नहीं है। इसलिए पूछ रहा हूं ना कि 1 इंच जमीन बताइए ना कहां कब्जा हो गई। अजीब बात है, आज 1 इंच जमीन नहीं कब्जा हुई तो हम अपनी छाती पहले जो है कब्जा हो गई तब भी हम छाती होने नहीं दिया, ये क्या तर्क फिर किस बात पे ये चिल्लाहट बची हुई है? प्राची जी देखिए, एक बात समझिए मैडम, मैं कुछ कहना चाह रहा था। जो बात प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं, विपक्ष पूरा का पूरा ये चाहता है कि यही बात रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोल रहे हैं। डिस्कशन लाइए भाई। हमारे प्रधानमंत्री, देश के भारत सरकार के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी ने गलवान वैली जब फेस ऑफ हुआ था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि कोई फेस ऑफ नहीं हुआ, कोई इंक्रोचमेंट नहीं हुआ, कोई चाइनीज ट्रूप्स नहीं आए, और बाद में साबित हुआ। 9 तारीख की यह घटना अगर 2 लीडिंग अखबारों ने ना छापी होती तो देश को मालूम ही ना पड़ता। देखिए, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो 9 तारीख की घटना, 9 तारीख की इतनी बड़ी घुसपैठ बाद में 13 तारीख को मालूम पड़ रही है। लोकसभा चल रहा है, रक्षा मंत्री जी को चाहिए था वो खुद देश को बताते, संसद को खबर करते, संसद में बताते कि ऐसा हुआ है। अखबार के बयान के अगेंस्ट, अखबार में छपी खबर के बाद उन्होंने ये बयान जारी किया। मंशा पे सवाल है आपकी कि क्या मानसिकता है, क्या मंशा थी आपकी, आप क्यों छुपा रहे थे? अगर अखबारों में ना निकलता तो ये बात घटना सामने ही ना आती। प्रेम शुक्ला जी, ये इतनी देरी क्यों हुई, इतना डिले क्यों हुआ? ये सवाल तो सबके मन में है कि जब ये घटना 9 तारीख की थी तो ये बाद में क्यों निकल कर आया? सदन तो चल रहा था ना, शीतकालीन सत्र चल रहा था, बता देते उसमें। देखिए, सेना के अधिकारियों से विमर्श होने के बाद ही रक्षा मंत्रालय इस तरह की बातें करता है। और सेना वो वहां फ्लैग मीटिंग हुई, डिप्लोमेटिक बातचीत हुई, और उसके बाद संसद में 13 तारीख को रखा गया। 8 और 9 तारीख के मध्य रात्रि के बीच की बात है। मैं तो कह रहा हूं 600 इनकर्सन तुम्हें नहीं बताया गया। आपका इतिहास है, और तीसरे दिन अगर बता दिया जा रहा है, और संसद में रक्षा मंत्री के बयान को जो है, अब भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस बैठ पगुराई टाइप चर्चा चल रही है। रक्षा मंत्री के बयान को आप क्या मानते हैं? रक्षा मंत्री लोकसभा में बयान दे रहे हैं, राज्यसभा में बयान दे रहे हैं। अगर किसी को चर्चा करनी है तो चर्चा करने की एक संसदीय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत चर्चा के लिए भी सरकार तैयार है। सरकार ने कब कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है? स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर राष्ट्रहित के को पूरी तरह से संरक्षित रखते हुए जितनी चर्चा संभव हम करने के लिए तैयार हैं। चले, इस पर मैं कमेंट लूं, मैं इसमें कमेंट लूं आसिफ उपाध्याय जी से। उससे पहले मैं मेजर जनरल मेस्टन साहब के पास जाना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाह रही हूं सर, ये जितना भी मसला खड़ा हो रहा है और बार बार एक ही सवाल घूम फिर कर आ रहा है, हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है चीन को, लेकिन ये जो चीन की हिमाकत है, इसे रोकने के लिए क्या कदम उठने चाहिए और क्या वो कदम उठ रहे हैं? क्या ऐसे इस दिशा में भारत सरकार ने काम करना शुरू किया है जिससे चीन को रोका जाए हमेशा हमेशा के लिए? देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया है, इस पे काफी सालों पहले इस पे चर्चा शुरू हुई थी। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना निहायत ही जरूरी है। 1976 में चीन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रेस्टोर हुए थे, और उस दौरान हमारा एम्बेसडर और उनका एम्बेसडर बेस हुआ, वो स्टार्टिंग था। 1988 में इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर वहां पर गए थे, और 78 में और 1981 में उनका फॉरेन मिनिस्टर आया था, और 1981 में बॉर्डर टॉक शुरू हुई थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब ये बॉर्डर टॉक्स हुई थी
8 राउंड टॉक्स हो चुके थे और 1988 में उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, वो चाइना में गए और वहां पर एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ था, एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप एस्टैब्लिश हुआ था जिसका बेसिक पर्पस था बॉर्डर इश्यू को रिजॉल्व करना। धीरे धीरे इसमें जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 15 सिटिंग्स हुई हैं, 2005 तक चलती रही हैं, 15 सिटिंग्स हुई हैं। उसके बाद हुआ क्या है कि दोनों, जब ये उसमें डिफेंस के प्रवक्ता भी रहते थे, डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव, ये मीटिंग्स हुई हैं, फिर उन्होंने रियलाइज किया कि एक झटके में सब कुछ नहीं हो सकता बॉर्डर इश्यू, तो उसको पीस मील चीजें डिस्कस की जाए। तो 1993 में फिर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ। 1996 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर साइन हुए थे जिसमें LAC पे किस प्रकार सेनाओं की हरकत वगैरह पे डिस्कशन हुआ। ये तय हुआ 2005 में। नहीं, एक मिनट, ये क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जी जी जी, कंप्लीट 2005 में पॉलिटिकल इश्यू भी डिस्कस हुआ। मतलब ये उन्होंने दोनों, चीन ने और भारत ने डिसाइड किया, 2005 की मैं बात बता रहा हूँ, कि ये बॉर्डर इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए अभी पॉलिटिकल चीज आनी चाहिए, जिसमें एक और कमेटी बैठी, पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू रिजॉल्व बॉर्डर इश्यू। ये 2005 में हुआ। 2030 में भी एक तो कमेटी बैठी है। कहने का मतलब है एफर्ट्स हुई हैं, और उस समय गुजरात साहब की गवर्नमेंट भी आई, चंद्रशेखर की भी आई, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी आई थी। पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये इतना मैच्योर डिसीजन था, किसी भी गवर्नमेंट ने इस JWG वगैरह को चेंज नहीं किया, क्योंकि बेसिक मुद्दा था बॉर्डर इश्यू को रिजॉल्व करना। उसके बाद 2005 के आसपास मैप्स भी एक्सचेंज हुए हैं चाइना और हमारे बीच में, बाराहोती सेक्टर के और वेस्टर्न सेक्टर के। फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि चीन ने थोड़ा हस्तक्षेप किया, तो ये रुक गया है। कोशिश हमेशा हुई है ना। अब सवाल उठता है, एक मिनट में कंप्लीट प्राची, अब सवाल उठता है कैसे रिजॉल्व करें। रिजॉल्व करने के तरीके सॉलिड है। पहला तरीका तो है पॉलिटिकल प्रेशर तो होना चाहिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर, मिलिट्री डिप्लोमेसी, मिलिट्री प्रेशर है ही। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता जा रहा है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट लगी है, 100% बंकर्स बने हुए फर्स्ट ईयर ऑफ डिफेंसेस में। और इकोनॉमिक भी एक और है कि इकोनॉमिक प्रेशर भी होना चाहिए। जब सारे प्रेशर्स पड़ेंगे, चीन को डायलॉग पे, मतलब जरूरत है इसको बॉर्डर इश्यू, ठीक है मेजर जनरल मेस्टन जी, ये जरूरत है सर कि हमें चीन पर प्रेशर बनाना होगा, चौतरफा प्रेशर बनाना होगा, ताकि उसे बार बार हिमाकत करने से रोका जाए। अजय उपाध्याय जी, प्रेम शुक्ला जी अभी एक बात कह रहे थे कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि सदन में बात नहीं हो रही है, सदन में चर्चा नहीं हो रही है। प्रेम शुक्ला जी तो कह रहे हैं कि भाई एक तरीका होता है, एक वर्क कल्चर होता है, आप चर्चा के लिए तैयार तो होइए। आप सिर्फ हंगामा करेंगे, सदन से वॉकआउट कर जाएंगे, तो कैसे चर्चा होगी? फिर तो समझा जाएगा कि आप सिर्फ हंगामा करने के लिए सदन के अंदर जा रहे हैं। प्राची जी, पहली बात तो चाइना के मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्ष ने, जब ये संसद की शुरुआत हुई थी, उस समय के ही एजेंडे में है। सम्मानित प्रवक्ता शुक्ला जी जरूर इसको देख सकते हैं, सरकार को नहीं दिख रही है वो अलग बात है। ये तो इस बीच में 4-5 दिन बाद 13 तारीख को ये घटना की खबर आई है। चर्चा के लिए पहले से ही विपक्ष इस पर मांग कर रहा था, तब भी चर्चा नहीं हुई। और अब जो इतना इमीडिएट गंभीर मुद्दा है, इसके लिए भी लोकसभा के पटल पर जो चर्चा होती है संसदीय प्रक्रिया के तहत, उसके तहत ही मांग की है विपक्ष ने। मुझे लगता है सरकार को इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पहला मुद्दा नहीं है। आपने देखा है लगातार जब भी देश से संबंधित गंभीर मुद्दे होते हैं, हर बार चर्चा से सरकार भागती है। मैं तो कह रहा हूं कि अभी जो हमारे सम्मानीय रक्षा विशेषज्ञ ने कही है, हम डिप्लोमेटिक मुद्दों पर भी, कूटनीतिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, जब तक चीन पर प्रेशर नहीं डेवलप करेंगे, तब तक वो बार बार ये हरकत करेगा, ये जुर्रत करेगा, हिमाकत करेगा कि देश के हमारी सीमा के अंदर घुसने का। मैं जल्दी छोटा-छोटा फाइनल कमेंट लूंगी सर, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी, अजय उपाध्याय जी सीधा कह रहे हैं कि चर्चा के लिए बार बार विपक्ष कोशिश कर रहा है, लेकिन आप लोग चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। सर जल्दी से बताइएगा, फिर आसिम वकार जी का भी फाइनल। हम हमेशा चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा करने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, और ये जो है विपक्ष के साथ मिलकर सत्ता पक्ष तय करता है। सत्ता पक्ष ने कभी आपत्ति नहीं की है, ये नोटिस देकर भाग खड़े होते हैं, रक्षा मंत्री का बयान होता है, वॉकआउट करके भाग जाते हैं। और चूंकि प्रश्न एक पूछा गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के संदर्भ में, चूंकि उसका उत्तर आना था 13 तारीख को, इसलिए इन्होंने हंगामा किया। चूंकि इन्होंने जो है
चीन से जो चंदा खाया है फाउंडेशन उसमें बेनकाब हो रहे थे, इसलिए चर्चा से ये बात खड़े हुए। हम चर्चा पर पहले से तैयार थे, आज भी तैयार है। फाइनल कमेंट दे दीजिए। चर्चा के लिए सरकार तो तैयार है, विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है। सार्थक, अजय उपाध्याय जी, एक सेकंड। वकार साहब, देखिए, जितना मुझे जानकारी है, हमारा एक समझौता, एक ट्रीटी साइन हुई है चाइना से 80s में। उसमें यह है कि जो बॉर्डर है चाइना से, उस पर हमारे फौजी और उनके फौजी अनआर्म्ड रहेंगे, लाठी डंडों से लड़ेंगे। आपको कोई, जिस सरकार ने किया था वो सरकार अब नहीं है, आप उस समझौते को ख़त्म कीजिए। अब हमारे सैनिक हथियारों के साथ लैस होकर फुली ऑटोमेटिक हथियारों के साथ वहां पर रहेंगे, और अगर चाइना घुसपैठ करेगा तो जवाब अब लाठी डंडों से नहीं दिया जाएगा, अब बंदूक से दिया जाएगा। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? रही बात राजीव गांधी फाउंडेशन और चंदा और फंदा, ईडी आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है, सेल टैक्स आपके पास, जीएसटी आपके पास, सारे विभाग आपके पास, आप उठाइए, जेल डालिए। चलिए ठीक है सर, समय मेरे पास समाप्त हो गया। ये क्या बहाना आपने बना के रखा हुआ है? बहुत शुक्रिया। देश आपके पास है भाई, आप सब जुड़ने कुछ के लिए। आपके पास है। वकार साहब, मेरे पास समय खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया कुरुक्षेत्र के इस बहस में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।